जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है उपसर्ग। और उपसर्ग में हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें कुछ और बेहतरीन उपसर्ग प्रयोग करके देखने हैं कि किस तरीके से मूल शब्दों में से हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो एक उपसर्ग होता है प्यारे दोस्तों एक का प्रयोग करते हैं हम, अन का प्रयोग। इसके साथ साथ यहाँ पे उन का प्रयोग किया जाता है हिंदी के अंदर, अद का प्रयोग किया जाता है हिंदी के अंदर, बिन का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है नी का हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर। से और कै उपसर्ग का प्रयोग भी हम हिंदी के अंदर करते हैं। इनसे जो हमारे शब्द बनते हैं इन उपसर्गों से, जैसे इससे शब्द बना एजान, इससे शब्द बन गया अनबन, अनहोनी, अनकही, अनकही और अनसुनी। ये सारे के सारे हमारे तद्भव शब्द है, हिंदी के शब्द है। उसका रीज़न ये है कि इनमें हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जैसे 29, 39, ये सारे के सारे जो एक कम के लिए हम प्रयोग करते हैं वो उन हैं। अध से जो शब्द बनता है वो अधपका बनता है। इसके साथ साथ अध खिला, अध कचरा, ये सारे हिंदी के शब्द हुए। ऐसे ही बिन, बिन कहा, बिन ब्याहा, बिन खाया, ये सारे के सारे हिंदी के उपसर्गों से बने हुए शब्द हैं। निडर शब्द हैं और निकम्मा शब्द है। ये क्या है? हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द हैं। ऐसे सपूत और कपूत, ये सब क्या है? हिंदी से बने हुए शब्द। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी जो हमारी खासियत है वो खासियत ये है कि एक तो इन शब्दों का प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं प्यारे दोस्तों वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे? ठीक है, सरल सुगम आसान शब्द तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव जो शब्द होते हैं वे सारे के सारे हम उनमें से हिंदी के उपसर्गों के द्वारा भी बनाते हैं। इसके अलावा उनमें हम उत्क्षेपित व्यंजन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये बिंदी आई है डे के साथ में, तो ये क्या कहलाया? यहाँ उत्क्षेपित व्यंजन कहलाया। उनमें हम द्वित व्यंजन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे हम द्वित व्यंजन का प्रयोग किए हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है आ का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है, जबकि ए का प्रयोग हम हिंदी में उपसर्ग के रूप में करते हैं। एक अन होता है ये वाला, इसका प्रयोग हम केवल और केवल संस्कृत में करते हैं किसी भी चीज़ को होने से मना करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला अन बिना हलंत के हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये तो एक तो किसी भी चीज़ को प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है होने से मना करने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। इनमें यहाँ हलंत होता है, हिंदी का जो उपसर्ग होता है उसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता। तो इसीलिए अनबन, अनहोनी, अनकही, अनसुनी में जो अन प्रयोग हुआ है वो किसका है? वो हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे उन का अर्थ होता है एक कम। 29 यानी कि 30 से एक कम है, 39, ठीक है, तो आपको ध्यान है 40 से एक कम। ऐसे अध का मतलब होता है आधा, लेकिन संस्कृत में जो हम अध का प्रयोग करते हैं एक प्यारे दोस्तों ये होता है जिसका अर्थ होता है नीचे, आप कन्फ्यूज मत होना। और एक अर्थ ये होता है संस्कृत में जिसका अर्थ होता है आधा, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा। तो ये वाला जो अर्ध होता है इसका प्रयोग हम आधे के रूप में संस्कृत में करते हैं, जो कि उपसर्ग नहीं है बल्कि एक शब्द है। जबकि इसी आधे को बताने के लिए हिंदी में हम इस वाले अध का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है अधपका, अध खिला, अध कचरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? अध उपसर्ग से बने शब्द। बिन कहा, बिन सुना, तो बिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मना करना।
नी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिना, निडर बिना डरे हुए, निकम्मा बिना किसी काम का। यहाँ पे जब हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं इस वाले नी के स्थान पे ये विसर्ग वाला नी प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ बिना ही होता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जब नी बिना विसर्ग के आ जाता है तो वो जो शब्द बनेगा प्यारे बच्चों वो हिंदी का तद्भव शब्द बनेगा, और जब ये विसर्ग वाला आ जाता है वो तत्सम शब्द बनेगा। दोनों का अर्थ सेम है, इसका भी अर्थ बिना है, ये भी बिना की सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, सब संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं, जबकि इस वाले नी का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, हिंदी के अंदर। यहाँ इस सै के स्थान पर हम सु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और इस कै के स्थान पर हम कु का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में इससे बनता है सुपुत्र, इससे बनता है कुपुत्र। ऐसे यहाँ क्या बन गया, सपूत और कपूत, यानी कि सै और कै जो है अपने आप में यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग। जब ये हिंदी के उपसर्ग थे तो हिंदी के इस तरीके से हम कुल 10 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हम 12 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 11वां और 12वां जो उपसर्ग होता है वो ये सै और कै ही होता है। अब ये जो उपसर्ग है जो आपको नोट्स मिले हुए हैं उसमें इसका पूरा जो क्लास नोट्स है पूरा टेबल बना हुआ है। जो प्रिंट्स नोट्स है 84 पेज की जो PDF आपके पास है उसमें ये सारे के सारे उपसर्गों के बारे में, इसके अलावा बहुत सारे शब्दों के बारे में उसमें दिया है। आपको केवल कंडीशन जाननी थी कि संस्कृत के साथ इनके साथ क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये कै और सै, नी, बिन, अद, उन, इनका प्रयोग हम संस्कृत में भी करते हैं। तो जैसे संस्कृत में प्यारे बच्चों इस उनका प्रयोग होता है वहाँ पे भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सारे के सारे हिंदी के शब्दांश हैं, जिसकी वजह से इनको हिंदी के उपसर्ग कहा गया। ये किसी भी शब्द के आगे आते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के आगे आते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, क्योंकि ये हिंदी के शब्द बना रहे हैं और हिंदी के उपसर्गों के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी वजह से इनसे बनने वाले सारे के सारे शब्द हमारे तद्भव कहलाए। इसके बाद हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरे जो शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे क्या होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं। तो उर्दू के शब्दों में उर्दू का जो हम शब्दांश आगे यूज करते हैं तो उनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो उर्दू के, अरबी और फारसी के होते हैं। वो तो क्या थे हमारे हिंदी के। इसके बाद उर्दू के उपसर्ग प्रयोग कितने का करते हैं हम, 19 का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, जैसे एक तो आ गया ला, इसके बाद में अल, बद, बे, हम, सर, ये सारे के सारे क्या है उर्दू की। बिल, इनसे कैसे शब्द बनेंगे, यहाँ से इससे शब्द बन गया ला इलाज, लाचार, लाजवाब। अब इनके अंदर यहाँ पर इस जय के अंदर क्या लगेगा, बिंदु तल लगेगा, नुक्ता लगेगा। इस जय के अंदर क्या है, बिंदु तल अर्थात नुक्ता का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अलकायदा, अलबेला, अलमस्त, ये क्या है सब उर्दू के उपसर्ग हैं। अलकायदा, अलबेला, अलमस्त। इसके बाद बदकिस्मत, बदसूरत, बदहया, बेकार, बेशरम, बेवफा, बेरहम।
हम सफ़र, हम राही, हमदर्द, हम जोली, हमराज। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है? सरदार, सरकार, सरकारी, ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं। इससे बिल्कुल बिल फिलहाल, बिल इरादा, ये हम प्रयोग जो करते हैं उर्दू के अंदर जो उपसर्ग होते हैं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि 19 है या प्यारे दोस्तों 20 है या 21 है। तो राइट आंसर केवल और केवल 19 है। वो कंडीशन किसके साथ है? वो कंडीशन है हिंदी के साथ। हिंदी के अंदर जो आपको बताया गया है, टोटल जो हम कुल प्रयोग करते हैं वो 12 का प्रयोग करते हैं। उनमें 11वां और 12वां क्या होता है? एक तो से और दूसरा क्या होता है? कै होता है। अब ये जो यहाँ लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं, इसके अलावा भी उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत के जो कल बताए थे उनके अलावा भी उपसर्ग थे। कल 22 उपसर्ग नहीं बताए गए थे आपको बताए गए थे ये एक शब्दांश हैं और इन शब्दांश को हम इस तरीके से पहचान करते हैं। इसके अलावा उसकी दूसरी भी पहचान है, क्योंकि आपको तद्भव में ये पढ़ाया गया है कि जो शब्द सरल है, सुगम है, आसान होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, हिंदी के शब्द कहलाते हैं। अगर उनमें कोई आगे शब्दांश लगा हुआ है तो वो भी हिंदी का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बाकी का आप अपने नोट से करोगे। इसके बाद में ये 19 उपसर्ग थोड़े ही हैं, लेकिन इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है जो कंडीशन हमारी बनी, वो कंडीशन यहाँ क्या है कि आगे जो शब्दांश लगा है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। ये तो आप इस शब्द से पहचानो। आपको इससे पहले तत्सम तद्भव की तमाम कंडीशन देशी विदेशी की बताए हैं, और उसमें आपको ये कहा गया कि जहाँ पे भी हम ये नुक्ता बिंदु थल का प्रयोग करते हैं, आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, आप इससे भी बता सकते हो ये इलाज जो शब्द है ये उर्दू का है। और जब इलाज शब्द उर्दू का है तो आगे शब्दांश लगेगा वो भी उर्दू का होगा। आप जो लाचार शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो ला उपसर्ग के साथ उर्दू में प्रयोग करते हो। यहाँ ला जवाब में जो हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जो बिंदी है इसका बिंदु तल का प्रयोग करते हैं, नुक्ते का प्रयोग करते हैं, आगत गृहीत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उर्दू में करते हैं। इसका मतलब जो आगे शब्दांश लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो उर्दू का कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ आपको ध्यान रखना है। अल कायदा आपने इससे पहचान लिया, तो यहाँ ये जो शब्दांश है अल कायदा है, अल बेला है, अल मस्त है, ये सारे के सारे प्रयोग कहाँ करते हो आप? उर्दू में। अर्थात ये सारे विदेशी शब्द है, आगत शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उर्दू के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, जर्मनी के, पुर्तगाली के, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे विदेशी शब्द अर्थात आगत शब्द कहलाते हैं। ऐसे बदकिस्मत है, यहाँ बद दस्तूर है, यहाँ पे बद हया है, ये बद क्या है? उर्दू का उपसर्ग। इसमें बेकार है, यहाँ कै के साथ क्या आया? बिंदी। ठीक है, यहाँ बेवफा है, इसमें कैसे? आप इससे पहचानो कि वफा जो शब्द है, रहम जो शब्द है, शर्म जो शब्द है, ये जो शब्द है हम उर्दू में प्रयोग करते हैं। आगे जो शब्दांश बचा हो किसका होगा? जब शब्द उर्दू का है मूल, तो उसमें आगे जो शब्दांश है वो भी उर्दू का होगा। ये जो सफ़र है ये उर्दू का है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ प्यारे दोस्तों इसमें बिंदु तल का प्रयोग होता है। बिंदु तल का प्रयोग कौन सी 4 ध्वनियों में होता है? ये जो 4 वर्ण होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो ये कै होता है, इसके साथ में ये खे होता है, इसके बाद गै का भी प्रयोग करते हैं, जय का भी प्रयोग करते हैं, फै का भी प्रयोग करते हैं। पहले केवल 4 ही थी, कै खे जय फै, फिर बाद में गै को भी जोड़ा गया। तो ये जो 5 वर्ण होते हैं जिनमें यहाँ लेफ्ट साइड में ये बिंदु तल लगा होता है, इनसे जो शब्द बनेंगे वे सारे उर्दू के बनेंगे।
तो मान के चलो इनके आधार पर आप मूल शब्दों को पहचान रहे हो। या यहाँ आपको पता है ये जो कुल शब्द है, दार है, कार, ये सब उर्दू में प्रयोग होते हैं। इरादा जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है। जोली जो शब्द है, राज जो शब्द है, उर्दू का है। तो आगे जो शब्दांश मिलेगा दोस्तों, वो आगे शब्दांश भी फिर उर्दू का होगा, क्योंकि मूल शब्द जिसका होता है उसमें उसी तरह का शब्दांश अर्थात उसी भाषा का उपसर्ग लगाया जाता है। अब यहाँ जैसे सरदार है, आप कहोगे सर ये तो सरदार तो पंजाबी में होता है। अरे ये पंजाबी में प्रयोग जरूर हो रहा है, लेकिन शब्द किसका है? ये उर्दू का। बना किससे है? ये सर उपसर्ग से बना है। ऐसे सरकार, सरकारी, ये सब किससे बने? उर्दू के उपसर्गों से मिलके बने। ऐसे बिल, फिलहाल, ठीक है, बिल, इरादा, ये सारे के सारे उर्दू से बनने वाले शब्द है, क्योंकि ये जो शब्दांश है इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम उर्दू के अंदर करते हैं। अब जरूरी नहीं मान के चलो हमने सर से हम कोई दूसरा शब्द बनाने लगे तो वो भी उर्दू का है, ये जरूरी थोड़ा ही है केवल यही। हमने यहाँ सर से बना लिया, सरफराज शब्द बना लिया, तो यहाँ जय के नीचे क्या आएगा? बिंदी आएगा। फै के नीचे क्या आएगा? बिंदी आएगी। तो आप इससे पहचान लो, या फिर आप ये कहो आपको पता चली गया है कि सर क्या है? एक उर्दू के उपसर्गों के रूप में हम इनका प्रयोग करते आए हैं, इसीलिए क्या कहलाए? ये उर्दू के उपसर्ग कहलाए। तो ऐसे ही आपने अभी आप जो पढ़े वो हिंदी के उपसर्ग थे, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? उर्दू के उपसर्ग है। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे और फिर प्रत्यय के बारे में नॉलेज लेंगे। जी, जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर सारी चीज़ें यहाँ हिंदी के उपसर्ग किस तरीके से आप पहचानोगे, ठीक है, ये सारे के सारे सरल, सुगम, आसान, जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हो, लेकिन इसका प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि हिंदी के हम उर्दू के शब्दों का कम ही प्रयोग करते हैं। यहाँ जो ये शब्द हैं हिंदी वाले, इनमें से ये रोज़ महीने में 10 बार आप इनका उच्चारण करते हो, इनको बोलते हो, लिखते हो, इनको पढ़ा हुआ देखते हो, लिखा हुआ देखते हो आप, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे हमारे विदेशी भाषा के शब्द है। उर्दू के शब्दों को ही आगत शब्द कहा जाता है, उर्दू के शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, ये बाहर से आई थी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो तत्सम तद्भव बताएं, इससे पहले जो विराम चिन्ह बताए, उसमें एक नहीं 4 बार ये सारी कंडीशन हम बता चुके हैं, क्योंकि ये क्या कहलाती है? हमारे आगत ध्वनि कहलाती है। ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? हमारी गृहीत ध्वनि जो दूसरी जगह से ग्रहण की गई है, वो क्या कहलाती है? आगत ध्वनि कहलाती है, गृहीत ध्वनि कहलाती है। इसीलिए क्या कहलाए? हमारे उर्दू के उपसर्ग कितनों का प्रयोग करते हैं हम? 19 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं? अंग्रेजी के 8 उपसर्ग होते हैं। तो वे 8 उपसर्ग में हम किस किस का प्रयोग करते हैं? एक तो होता है सब, चीफ, हेड, हाफ, जर्नल। ये क्या है? हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। कैसे शब्द बनते हैं इनसे? इससे शब्द बन जाएगा सब डिवीजन। किसका हुआ? अंग्रेजी का। सब इंस्पेक्टर। इससे क्या बनेगा? चीफ जज। दूसरा क्या बनेगा? चीफ सेक्रेटरी। हेड मास्टर। हेड क्लर्क, या प्यारे बच्चों हेड कांस्टेबल भी कह सकते हो। हाफ टाइम, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, जनरल स्टोर, जनरल
जनरल मैनेजर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, आप पहले भी कई बार बताइए, केवल जो अर्धचंद का प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के शब्दों में होता है। तो जहाँ भी अर्धचंद मिला तो वो अंग्रेजी के शब्द हो। उनमें से हमें जो सब है, चीफ है, हेड है, इनका जो प्रयोग कर रहे हैं, हाफ का, जनरल का, ये उपसर्गों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? सब, यहाँ पे चीफ, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे जनरल। तो ये अंग्रेजी के उपसर्गों से बनने वाले शब्द है। अब मान के चलो आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग है? वो इसलिए पता चलेगा क्योंकि यहाँ जो डिवीजन शब्द है वो अंग्रेजी का है, ये जज शब्द है अंग्रेजी का है, मास्टर अंग्रेजी का है, टाइम अंग्रेजी का है, स्टोर अंग्रेजी का है। और ये जो विदेशी शब्द में जब आपको पढ़ा रहे थे, ये चीज़ें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी जो शब्द हैं उनकी वे तमाम कंडीशन जो बताई गई थी तब तक उनको नहीं जानोगे। मूल शब्द जिस भाषा का होगा उपसर्ग भी उसमें वही होगा। मान के चलो आपको इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको नहीं पता ये क्या है, आप ये तो बता सकते हो ना कि स्टोर अंग्रेजी का शब्द है, टाइम अंग्रेजी का शब्द है। क्यों है? क्योंकि स्टोर को स्टोर ही लिखा जाएगा। अगर आप अंग्रेजी में भी लिखोगे, ग्रीक और लैटिन लिपि में लिखोगे तो स्टोर ही लिखोगे आप। इसके बाद टाइम को टाइम में लिखोगे, TIME, ठीक है। यहाँ मास्टर को मास्टर लिखोगे, जज को जज लिखोगे, डिवीजन को डिवीजन लिखोगे। दूसरी बात क्या है, आप इस सब को कैसे प्रयोग करोगे? SUV। तो सब इंस्पेक्टर जो लिखा जाता है आप यही तो प्रयोग कर रहे हो, यहाँ भी आप सब का प्रयोग कर रहे हो अंग्रेजी में। तो जिन शब्दांशों की, शब्दों की अंग्रेजी और हिंदी में वर्तनी अलग अलग लिपि होने के बावजूद एक ही रही, तो उच्चारण एक ही रहा, तो वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के शब्द कहलाते हैं। और ये ऑलरेडी मैं विदेशी शब्दों में आपको बता चुका हूँ। तो जिन्होंने वो क्लास अटेंड की है उनको 100% चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर ही लिखोगे ना आप, चीफ को चीफ लिखोगे, हेड क्लर्क होगा, ठीक है। शर्ट को शर्ट लिखोगे, पैंट को पैंट लिखोगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाए। तो ये थे उपसर्ग से संबंधी। हालांकि बहुत सारे हम क्वेश्चंस और भी लेंगे, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे प्रत्यय के साथ। अब इनकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रत्यय के साथ करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय, और प्रत्यय से जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो क्वेश्चंस हैं ये वाले। ये शब्दांश होते हैं प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में किया जाता है। तीसरा कंडीशन, प्रत्यय प्रति और ऐसे मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। प्रत्यय का अर्थ किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करना होता है। प्रत्यय का
कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में आपको अभी समझाएंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। इसके बाद सेवन कंडीशन, मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, वो क्या कहलाता है? मूल शब्द। इसके बाद 9वीं कंडीशन, किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, किसी शब्द में से मूल शब्द भाग निकालने पर जो शब्द के अंत में शेष भाग शब्दांश के रूप में, शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद 10 पॉइंट, प्रत्यय के प्रकार या भेद। 3 भेद प्रत्यय के होते हैं। प्यारे दोस्तों, एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से समझेंगे, इनके आंसर भी लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक बार इनको रीड करो, क्योंकि जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। जी, वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने आप में आते हैं 4 तरह के। उपसर्ग और प्रत्यय के कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं? 4 तरह के। एक तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं,
ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखवाई गई थी उपसर्ग में। फिर ये स्टेटमेंट क्या है, सब प्रत्यय की है। इसके बाद क्वेश्चंस जो होते हैं दूसरे वो प्रत्यय के भेदों से होते हैं। किससे होंगे, प्रत्यय के भेदों से। आपको ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो वो क्या देगा आपको कि उसने कोई शब्द दे दिया और शब्द दे दिया आपको संरक्षित, ये शब्द दे दिया। आपसे पूछेगा संरक्षित का प्रकृति प्रत्यय कीजिए, संरक्षित का क्या कीजिए, प्रकृति प्रत्यय कीजिए। तो प्रकृति प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, प्रकृति प्रत्यय का अर्थ हुआ प्यारे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये शब्द बना कैसे है, इसको आपको किस रूप में अलग करना है। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, इसके अंदर कौन सा मूल शब्द है, और इसके अंदर कौन सा प्यारे बच्चों प्रत्यय। तो जब आप इस शब्द को इस रूप में तोड़ दोगे, यानी कि इसमें बता दोगे कि ये सम उपसर्ग है, इत प्रत्यय, और रक्ष इसमें मूल शब्द है अर्थात क्रिया है, धातु है, तो इसका मतलब आपने इसका प्रकृति प्रत्यय कर दिया। प्रकृति प्रत्यय का तरीका क्या है, प्रकृति प्रत्यय का तरीका ये है कि जो आपको पहले ऊपर दिखाई दे रहा है उसको उसी रूप में रखो। ये सम है, इस अनुस्वार के स्थान पर मैं आता है, आप सबको बता चुके हैं। जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं उन्हीं के स्थान पर यह अनुस्वार चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं के स्थान पर हम बोल भी रहे हैं, ठीक है, संरक्षित, ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, नय का मैं होता है यहाँ। दूसरा जो शब्द दिखाई दे रहा है हमें, वो दिखाई दे रहा है रक्षित। अब ये देखो, क्या रक्षित में भी प्यारे दोस्तों कोई ऐसा एक शब्दांश छिपा है जिसका हम छोटा रूप कर सकते हैं, मूल शब्द के रूप में ला सकते हैं, या रक्षित में कुछ ऐसा है कि इसमें एक और उपसर्ग हो या कोई प्रत्यय हो, आगे या बाद में कुछ जुड़ा हो। तो जैसे ही हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रक्षित जो शब्द है उसमें रक्ष मूल शब्द और इत प्रत्यय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में सबसे पहले कंडीशन ये थी, सम शब्द प्रयोग कर रहे थे, रक्ष मतलब रक्षा करना, और इत का प्रयोग कर रहे थे। इसका कोई अर्थ होता नहीं है क्योंकि ये शब्दांश बाद में लगा हुआ है, और जो शब्दांश बाद में लगता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि वो प्रत्यय कहलाता है, प्रत्यय का कोई अर्थ होता नहीं है। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि इसमें ये तो है उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। इसके बाद में ये कहोगे आप यहाँ ये है मूल शब्द। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो ये उपसर्ग हुआ, ये मूल शब्द हुआ। इसके बाद में यहाँ क्या है, ये कहलाया आपका प्रत्यय। इसी को कहते हैं प्रकृति प्रत्यय। किसी भी शब्द को उसके उपसर्ग, मूल शब्द या प्रत्यय के रूप में अलग अलग कर देना। पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी कंडीशन में 250 साल बाद जाके वो संरक्षित शब्द बना था। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि किसी भी शब्द को सही रूप में अलग अलग कर देना, उसको सबसे छोटे रूप में ले आना, ये प्रकृति और प्रत्यय कहलाता है। ये तो आपका एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन वो 4 ऑप्शन देगा आपसे, 1, 2, 3 और 1, 4। इसके बाद में 1, 2, 3, 4 शब्द दिए, 1, 2, 3 और 4 शब्द दिए। इसके बाद में 1, 2, 3 और 4, ये तो वो 4 शब्द देगा या देगा 2। 4 या 2 शब्द देके आपसे पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें केवल उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, केवल उपसर्गों का प्रयोग, इसका मतलब प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें केवल प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इनमें से, इसका मतलब वहाँ उपसर्ग नहीं होगा। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया, और या फिर पूछेगा इनमें से वो विकल्प बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात वो अपने आप में मूल शब्द है। तो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया या तो वो पूछेगा, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया, उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए शब्द बताइए किस विकल्प में प्रयोग हुए हैं, या किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 शब्द देगा या 2 शब्द देगा। क्लियर, तो ये था आपका क्या इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो लॉजिकली यहाँ से पूछा जाता है। ये नए क्वेश्चन है जो इसमें 16 शब्दों से आपको पूरे उपसर्ग और प्रत्यय की नॉलेज चेक कर लेगा। 16 शब्दों से आपकी उपसर्ग और प्रत्यय की क्या है, पूरी की पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको देगा 4 ऑप्शन ये वाले। एक शब्द दे दिया आपको विशुद्ध,
दूसरा देगा विन्यास, तीसरा देगा विज्ञान, तीसरा देगा विकास और फोर्थ देगा विशाल। ये 4 शब्द दे दिए और आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग से रहित शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, यानी कि ऑप्शन में 4 शब्द होंगे, उनमें से कोई एक शब्द ऐसा होगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। राइट आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने तो चीज़ें समझी है। जी, राइट आंसर जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। ये होना चाहिए ना, ऐसे पलक झपकते ही जो है 1000 बच्चों के कमेंट जब आ जाते हैं तब लगता है कि हाँ भाई बच्चे बहुत एक्टिव है वास्तव में। तो राइट आंसर है इसमें प्यारे दोस्तों, जो कि आप में से बहुत कम बच्चों का सही है, वो राइट आंसर है सी। क्योंकि यहाँ पे जो मूल शब्द है ना, ये जो क्या है, ये वी और शुद्ध से मिलके बना है। मूल शब्द क्या है, इसका अर्थ है, आपको क्या बता रहे हैं बार बार, मूल शब्दों में उपसर्ग लगाया जाता है। अच्छा, मूल शब्द ही नहीं होगा अपने आप में वो पूरा होगा तो फिर वो प्यारे बच्चों उपसर्ग से रहित है। यहाँ मूल शब्द क्या है, इसमें वी और न्यास, न्यास कहते हैं धरोहर को, ट्रस्ट को। यहाँ पे ये विकास अपने आप में ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा खुद ही मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। यहाँ पे ये वी और साल ये आपने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन आज तक आपने ये कास जो है ना कहीं पढ़ा है, ना लिखा है, ना सुना है, ना देखा है, और ना इसका अर्थ होता। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, मूल शब्दों में। ये शुद्ध भी पढ़ा है, न्यास भी पढ़ा है, साल भी पढ़ा है, इसीलिए आगे जो शब्दांश लगा ये उपसर्ग कहलाया, लेकिन विकास में कोई उपसर्ग नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था आपको, कि इसमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि सारे के सारे शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो। ऐसे दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। 3 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपसे पूछेगा, यहाँ पे उसने शब्द दे दिया प्रयास, प्रकार, प्रवेश, प्रकाश में बताइए किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आकाश का कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए तो उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि मतलब होता तो उपसर्ग कहलाता। तो उसमें विकास क्या था, उपसर्ग नहीं बल्कि मूल शब्द था वो, उसमें वी उपसर्ग था ही नहीं। क्योंकि अपने आप में पूरा का पूरा शब्द है, इसमें आप वी को अलग नहीं कर सकते। इसमें से बताइए प्रयास, प्रकार, प्रवेश और प्रकाश में किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मूल शब्द, आपको बार बार क्या कह रहे हैं, मूल शब्द पहचान लो, मूल शब्द को अलग कर लो। मूल शब्द क्या है, काश, पढ़े हो, लिखे हो, सुने हो, देखे हो, इसका मतलब पर उपसर्ग हो गया। मूल शब्द क्या है, वेश, इसका मतलब आगे जो लगा है वो क्या है, उपसर्ग हो गया। इसमें मूल शब्द क्या है, कर और आर, ठीक है, ये प्रत्यय है, ये शब्द है, आगे क्या बच गया, पर। यहाँ मूल शब्द क्या है, यास। इसमें से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना ये कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये हुआ। ये आज तक ना आपने पढ़ा, ना सुना, ना देखा, तो राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं, क्यों, आपने अभी तो पढ़ा मूल शब्दों में उपसर्ग लगाए जाते हैं आगे शब्दांश के रूप में। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जो आपने पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, देखा हो, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसका कोई ना कोई अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। कर मतलब करना होता है, ये कर और आर से मिलके बना है। इन सब में मूल शब्द थे, लेकिन प्रयास में कोई मूल शब्द नहीं था, इसलिए प्रयास खुद अपने आप में पूरा का पूरा मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बताएंगे आपको, वो बताएंगे प्रत्यय के बाद और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे।
अब अपनी चीज़ों पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये क्या है दोस्तों, ये शब्दांश है। ये क्या कहलाते हैं, ये शब्दांश होते हैं, प्रत्यय। शब्दांश का मतलब है पूरा शब्द नहीं होगा बल्कि शब्द का एक छोटा सा अंश होगा, इसीलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यय में प्यारे दोस्तों प्रति उपसर्ग है। यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से ई लिया, इधर से क्या लिया, इधर से ए लिया, संधि आप पढ़ चुके हो। ई और ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा। इसमें से जब ई निकाला तो इधर क्या बच गया, आधा था। इसमें से ए निकाला तो इधर क्या बच गया, यह। दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया, ऐसे शब्द बनता है प्रत्यय। अब एक क्वेश्चन तो यही था, प्रत्यय में उपसर्ग बताइए। प्रत्यय में कोई कहेगा पर उपसर्ग है, कोई कहेगा पर्थ है, कोई कहेगा है ही नहीं इसमें। तो राइट आंसर क्या है, प्रति। लॉजिकली सीखना है। और ये सारी चीज़ सीक्वेंस है। जिन्होंने पहले चीज़ें अटेंड की है, क्लास ली है, उनको कोई दिक्कत, जिसने उपसर्ग पढ़ने से पहले संधि पढ़ी है उसको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती उपसर्ग पढ़ते समझने में। जिसने पहले तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्दों के बारे में जो कंडीशन आपको बता रहे थे, जिसने वो समझ ली है, उसको कभी उपसर्ग पढ़ते में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, मूल शब्दों को पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जब हम इसको करते हैं तो वो क्या कहलाया अपने आप में, ठीक है, प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह एक शब्दांश कहलाया। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में, लॉजिकली पॉइंट है कि ये तो शब्द के अंत अर्थात बाद में, दो शब्द है समानार्थी है, अंत कहे या बाद कहे। जैसे उपसर्ग का प्रयोग आरंभ में होता है, प्रारंभ में होता है, ऐसे ही प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के या तो अंत में होता है अर्थात बाद में किया जाता है। प्रत्यय प्रति और ऐसे मिलकर बना शब्द है। प्रत्यय का अर्थ किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करना होता है। उपसर्ग का अर्थ भी यही होता है, वो बस इतना करता है कि वो समीप में जाके नए शब्द का अर्थ बनाता है। तो उप का अर्थ वहाँ समीप है, सर का मतलब सृष्टि करना, रचना करना है, अय का मतलब क्या है, रचना करना है। तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द को बनाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। दुनिया में दो चीज़ ऐसी है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, एक तो प्रत्यय और एक शून्य, जिनका खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये किसी के बाद में लगती है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने यहाँ 0 ले ली, ठीक है, अब इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों हमने इससे पहले 1 ले लिया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अभी देखो इसकी वैल्यू बढ़ा दी। फिर हमने यहाँ पे 1 ले लिया, फिर यहाँ हमने 2 ले लिया, फिर यहाँ 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, बढ़ गई ना वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही प्रत्यय भी है। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रत्यय ले रहा हूँ, यहाँ ई ले लिया मैंने, अब यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई भाव ही नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया नर, नर में ई लगाया तो शब्द बन गया नर। तो ई का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो प्रत्यय और शून्य दो ऐसी चीज है जिनका खुद का कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन जब ये किसी शब्द के अंत में लगती है तो ये उसके अर्थ को परिवर्तित कर देती हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर देती हैं। इसीलिए प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द के, ये समझने लायक तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कंडीशन है, खुद का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग बदल देते हैं, ऐसे प्रत्यय भी किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं। इसके बाद मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। यानी कि जैसे आप उपसर्ग पहचान रहे थे, उसमें से सबसे छोटा शब्द निकाल के आगे जो शब्दांश बचा आप उसको उपसर्ग कह रहे थे, ऐसे ही जब आगे से हम प्यारे दोस्तों मूल शब्द को निकाल लेंगे, बाद में जो शब्दांश बचेगा जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं, वो प्रत्यय कहलाएगा। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, अर्थात कोई ना कोई भाव अवश्य हो। कि ये प्रत्यय की परिभाषा है जिसमें सारी कंडीशन यहाँ आ गई। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष, जो शब्द के अंत में शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद लास्ट जो 10वां पॉइंट है वो है प्रत्यय के प्रकार और भेद। वो कितने होते हैं, 3। कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के रूप में 3 प्रकार के अलग अलग प्रत्यय हम आज पढ़ेंगे। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं और उनको करके देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
क्लियर। चलो जी, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने शब्द ले लिया बचपन शब्द, बुढ़ापा, अपनापन, सुंदरता, लिखावट। चलो पहले इनसे समझो, उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। मूल शब्द निकालते हैं। मूल शब्द क्या है यहाँ पे? मूल शब्द है बूढ़ा। इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ पे अपना। इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है सुंदर। और इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है लिख। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो, जो आपने पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, देखा हो, उसे मूल शब्द कहते हैं। तो ये निकाल लिया। इसमें से जो ये बूढ़ा है ये संज्ञा है, आप पढ़ चुके हो। ये अपना है, ये सर्वनाम है, ये सुंदर विशेषण है, और ये लिख क्या है? क्रिया है। इसका मतलब प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय संज्ञा में लगते हैं, सर्वनाम में लगते हैं, विशेषण में लगते हैं, क्रिया में लगते हैं। क्लियर। तो जब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं तो आपको ये ध्यान रखना, जो इनमें बाद में शब्दांश होता है उस शब्दांश को ही हम प्रत्यय कहते हैं, इसका खुद का अर्थ नहीं होता। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक बार यहाँ पे गौर कीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपा, इसमें क्या लगा हुआ है? पन, इसका कोई अर्थ है। इसमें क्या लगा है? ता, इसमें क्या लगा है? आवट। यहाँ पे इनमें से जो मैंने ब्लू से लिखा है किसी का कोई अर्थ नहीं। तो प्रत्यय क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्दांश में किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और शब्दांश के रूप में होता है जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ आपको तीन चीज़ें एक साथ बताई गई। एक तो ये संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में लगते हैं। यानी कि जो मूल शब्द होगा वो मूल शब्द, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे यहाँ क्या है? ये सारे के सारे यहाँ मूल शब्द है। तो वो मूल शब्द किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में होगा। एक तो चीज़ मुझे आपको ये बतानी। और दूसरा ये जो है प्यारे दोस्तों, ये शब्दांश होगा, और एक ऐसा शब्दांश जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर अर्थ हो गया तो वो प्रत्यय कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा अंत में लगेंगे, शब्दांश होंगे, खुद का कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ लगेंगे उसके अर्थ को बदल देंगे। शब्द था हमारे पास लिख आवट, लग के शब्द बन गया लिखावट। शब्द था सुंदरता, लग के शब्द बन गया सुंदरता। विशेषण था, भाववाचक संज्ञा बना दी अकेले प्रत्यय ने। यहाँ पे शब्द था अपनापन, लगा के शब्द बन गया अपनापन। यहाँ पे शब्द था बूढ़ा, आपा लग के क्या बन गया? बुढ़ापा बन गया। तीन चीज आपके सामने आई कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं में लगाए जाते हैं। ये शब्दांश के रूप में होते हैं, खुद कोई अर्थ होता नहीं। पहले कोई मूल शब्द होगा, छोटे से छोटा शब्द होगा जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा। लिख, सुंदर, अपना, बूढ़े का सबका अर्थ है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये शब्दांश के रूप में होगा। तो मूल शब्द प्लस शब्दांश मिलके क्या बन गया? एक समस्त शब्द बन गया। एक क्या बन गया? हमारा समस्त शब्द बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्दांश क्या है? ये प्रत्यय इसी तरीके से बने। और एग्जाम्पल लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, आप खुद करके देखो। कीजिए आप, मूल शब्द निकालिए और प्रत्यय को बताइए। चलो जी, इनको करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, ये मूल शब्द क्या है इसमें, बच्चा। प्रत्यय क्या लगेगा, पन। मूल शब्द क्या है यहाँ, लिख। प्रत्यय क्या लगेगा, आई। मूल शब्द क्या है यहाँ, तैर। प्रत्यय क्या बच गया, आँख। मूल शब्द क्या है यहाँ पे, पी। प्रत्यय क्या है यहाँ पे, अक्कड़। मूल शब्द क्या है यहाँ पे, पढ़। प्रत्यय क्या है यहाँ पे, आई। मूल शब्द क्या है, हरी। प्रत्यय क्या आ गया यहाँ, आली। मूल शब्द क्या है यहाँ, हर्ष। प्रत्यय क्या आ गया इसमें, इत। मूल शब्द क्या हुआ यहाँ पे, क्रोध। प्रत्यय क्या हुआ यहाँ पे, ई। जो बाद में लगा है उसका अर्थ नहीं होना चाहिए, वो प्रत्यय बन जाएगा। मूल शब्द है मधुर, अंत में लगाया ता। मूल शब्द है गुरु, अंत में लगाया त्वे। मूल शब्द है यहाँ मम, अंत में लगाया ता। और मूल शब्द है यहाँ धर्म, और अंत में लगा है इक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन शब्द दे के आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका प्रकृति प्रत्यय कीजिए। शब्द दे के आपसे ये भी पूछ लेगा इनमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इनमें किसी में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने केवल आपको यहाँ पे प्रत्यय लगा के आपको दिखाया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल प्रत्यय होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल उपसर्ग का प्रयोग होता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय भी होता है। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय को डायरेक्ट मिला के बिना मूल शब्द के आज तक कोई शब्द नहीं बनाया गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दुनिया में जितने भी शब्द बने हैं उनमें से कुछ उपसर्ग से मिलके बने, कुछ बिना उपसर्ग के बने, उनमें से कुछ प्रत्यय को मिलके बने, कुछ बिना प्रत्यय के मिलके बने, उनमें से कुछ 2 उपसर्ग लगा के 1 प्रत्यय मिला के बने। लेकिन 1 उपसर्ग और 1 प्रत्यय को आपस में जोड़ देंगे तो दुनिया में आज तक कोई शब्द ऐसा नहीं बना है। सार्थक शब्द, निरर्थक बन सकता है जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन सार्थक नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जो ये हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा रहे हैं वो जो मूल शब्द है वो अपने आप में सबसे छोटा होता है, उससे छोटा उसका कोई टुकड़ा कोई रूप हम नहीं कर सकते। तो मूल शब्द वो शब्द होता है जो आज तक आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है। यानी कि आपकी इस 20 साल की एज में, ठीक है, जो भी आपने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, हिंदी में समझ लो, वो मूल शब्द है। आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने प्रयोग किया, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो लिखा है, लिखा नहीं है तो सुना है, सुना नहीं है तो प्यारे बच्चों किसी और से उसके बारे में चर्चा कभी ना कभी हुई है। अब जो मैंने यहाँ ये निकाले हैं आगे वे सारे मूल शब्द ही तो हैं, और बाद में जो ये बचा इनमें से किसी का कोई अर्थ है ही नहीं। इसमें देखो यहाँ पे इसमें त्वय का अर्थ हो, ता का अर्थ हो, इसमें यहाँ अर्थ है किसी का। तो यही आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब यहाँ इक का कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्दांश हुआ, और ऐसा शब्दांश जो अंत में लगता हो और खुद का अर्थ नहीं हो तो वही तो प्रत्यय कहलाया। अब इस मधुर को इससे छोटे रूप में किस में तोड़ दोगे भैया, ठीक है, तो इसके बाद में इस गुरु को तोड़ दो, इसको मम को तोड़ो, इसको धर्म को। तो इसीलिए जो सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाया अपने आप में, ठीक है, अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का होता है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये तो मूल शब्द की पहचान आनी चाहिए, मूल शब्द क्या होते हैं, या फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाद में एक ऐसा शब्दांश जिसका अर्थ ना हो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम प्रत्यय कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो थे ये क्या कहलाए, ये सारे के सारे ये पन आई सब प्रत्यय कहलाए, ये यहाँ आई आली प्रत्यय कहलाए, ये यहाँ आँख इत प्रत्यय कहलाए, ये यहाँ अक्कड़ ई सब क्या कहलाए, प्रत्यय कहलाए। तो बाद में जो शब्दांश लगा पहला मूल शब्द था, तो ये सब प्रत्यय से बने हुए हमारे क्या थे दोस्तों, शब्द थे। अब ये तो रही उन जो कंडीशन थी सारी की सारी, वो कंडीशन क्या थी, एक एक कंडीशन को इन चीज़ों पे अप्लाई करके देखते हैं। क्या थी, ये शब्दांश होते हैं, वो सारे के सारे शब्दांश थे। इसके बाद क्या है, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत में या बाद में किया जाता है, ये अंत में और बाद में ही प्रयोग किया गया है प्रत्यय का। फिर यह प्रत्यय प्रत्यय और ऐसे मिलकर बना होता है जिसका प्रत्यय का अर्थ किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करना है। सारे नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। मम का मतलब सर्वनाम है, ये मम मतलब मेरा होता है, ठीक है। तो ममता मतलब मेरापन, ठीक है। तो ममता क्या होता है, जो प्यारे बच्चों माता पिता होते हैं उनमें जो मेरापन होता है बच्चे के प्रति उसी को ममता बोलते हैं, अर्थात वात्सल्य, ठीक है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, आपने देखा वहाँ पे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं था।
जिस शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। ये सही है। मम मतलब है मेरा था, ता लगा दिया तो ममता बन गया। ठीक है, तो मम क्या है, संस्कृत का सर्वनाम है जिसका अर्थ मेरा होता है। ता लगाने के बाद बना दिया ममता, तो जिस शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उसका क्या कर दिया, अर्थ बदल देते हैं। फिर क्या, मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। हमने सबके मूल शब्द पहचाने, अब बाद में जो शब्दांश बचा वो प्रत्यय कहलाया। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर शब्द के अंत में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है। 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कह रहा है, शब्दांश के रूप में बचेगा। दूसरा क्या है, कोई अर्थ ना हो, ये ध्यान रखना। शब्दांश होगा, अंत में होगा, कोई अर्थ नहीं होगा तो प्रत्यय कहलाएगा। फिर क्या है, प्रत्यय के भेद। चलो जी, अब प्रत्यय के भेद पढ़ लो, कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल तो आपने बहुत सारे देख लिए। प्रत्यय के भेद, कितने भेद होते हैं, 3 भेद प्रत्यय के होते हैं दोस्तों। एक भेद होता है आपका कर्त प्रत्यय। कौन सा भेद होता है, कर्त प्रत्यय। दूसरा भेद होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद क्या होगा, स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार भेद हुए, 3 प्रत्यय हुए। क्या खासियत है इनकी, कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। क्रिया अर्थार्थ, क्रिया अर्थार्थ धातु के बाद, धातु के बाद का हो या अंत, धातु के अंत में लगाए जाते हैं। क्रिया अर्थार्थ धातु के अंत में लगाए जाते हैं। दूसरा क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। मैंने जानबूझ के अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। अंत में लगाए जाते हैं उसका भी अर्थ यही है, बाद में जोड़े जाते हैं उसका भी अर्थ यही है। इसके बाद पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, धातु है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ शब्द आ गया पढ़, इसमें आई लगाया तो शब्द क्या बन गया, पढ़ाई। तो ये पढ़ाई कर्त प्रत्यय लगने के बाद बनी। यहाँ शब्द क्या है, लिख, इसमें आवट लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, लिखावट। तो ये लिखावट कर्त प्रत्यय लगने के बाद बना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ शब्द आ गया प्यारे दोस्तों तैर, इसमें शब्दांश लगाया आँख तो शब्द बन गया तैराक। अब ये जो शब्द कहलाए अपने आप में ये ध्यान रखना है, ये जो तैराक शब्द है, ये जो लिखावट शब्द है, पढ़ाई है, ये कर्त प्रत्यय से बने हुए शब्द कहलाए। क्यों, क्योंकि पढ़, लिख और तैर क्या है दोस्तों, क्रिया है। जो क्रिया अर्थात धातु, जो मूल क्रिया होती है, जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, उसी को हम धातु कहते हैं। और जो धातु में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद तद्धित प्रत्यय क्या है, जो संज्ञा में सर्वनाम में लगते हैं।
जैसे यहाँ हमने ले लिया बच्चा शब्द, इसमें पन लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, बचपन शब्द बन गया। तो बच्चा क्या था, संज्ञा था। ऐसे यहाँ हमने सर्वनाम ले लिया, यहाँ सर्वनाम क्या ले लिया हमने, मम, मम में ता लगा दिया तो क्या बन गया शब्द, ममता। अपना लगा दिया अपना में, ठीक है, पन लगा के अपनापन क्या बन गया, वो सर्वनाम में। यहाँ हमने विशेषण ले लिया, विशेषण क्या लिया हमने यहाँ पे, सुंदर शब्द लिया, और इस सुंदर में हमने यहाँ ता लगाया तो शब्द क्या बन गया, सुंदरता। तो ये जो विशेषण था, ये प्यारे बच्चों सर्वनाम है, ये जो संज्ञा है, इनमें जब प्रत्यय लगाया और इससे बचपन, ममता और सुंदरता जो शब्द बनाया हमने, वो कहलाए तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द। वो क्या है, तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में हम प्रयुक्त करते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, नर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसमें ई लगाया तो शब्द क्या बन गया, नारी बन गया। तो ये नारी कहलाया स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन इसमें जो ई प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय कहलाया। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना। लड़का में अगर हम ई लगा देंगे तो लड़की बन जाएगा, बेटा में ई लगाएंगे तो क्या बन जाए, बेटी। तो वहाँ लड़का, बेटा और नर क्या है, पुल्लिंग है, और उन सब में ई प्रत्यय लगा के हमने शब्द क्या बनाया, स्त्रीलिंग का शब्द बनाया। तो जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं वो प्यारे दोस्तों स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय। अगर समझ में आ गया है तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद जो जिसका डाउट है अपने डाउट पूछिए, बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। अगर समझ में आज जितने भी बच्चे लाइव हैं तो प्लीज़ एक बार आप यस कीजिए, जो भी आप तक आपने समझा है, बोला है, ठीक है, जो भी आपने सुना है, ठीक है। जिसका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, बिंदास। चलो, तो ये क्या था, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक है, जिसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ को लेके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। यूपी बीएड एंट्रेंस में ये हिंदी काम नहीं भाई, ये तो पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम होते हैं ना वहाँ काम आएंगी। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, पता नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग नो सीख किया हो, ठीक है। यार लोग तो पहले समय में पेट में, गर्भ में सीख के आते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, और आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सीखना नहीं चाहते। सर ये, अरे कोई उसके लिए अलग से हिंदी है क्या? हद कर दी, मातृभाषा हिंदी है, 20 साल से हिंदी बोल रहे हो। मतलब जब भी कहता हूँ ना डाउट पूछो, तो डाउट तो कुछ रहता नहीं है, ये बेफालतू के क्वेश्चन अनाप शनाप। सर संस्कृत की बेस्ट क्लास बताओ, क्या बात हो गई, ये हुई वह, लो ये हट गए जी, ये लो, हाँ बिल्कुल ले लो, मेरा भी ले लिया करो कभी फ़ोटो भाई, ठीक है। हरिओम जी, हाँ बस मैटर ही चाहिए। अच्छा अच्छा है, सर जाए बाहर में, सर का फ़ोटो कभी नहीं लोगे हैं। सर जी साइड में हट जाओ, हमें फ़ोटो लेना, ले लो भाई फ़ोटो ले लो। हाँ तो दिखाने तो कहीं प्रत्यय के 2 प्रकार दिखाएं, जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ लो, ठीक है। 20 बार बता चुका हूँ, कहीं क्या किताबों में देखें, उन किताबों में देखें जिसमें पहली पेज पे लिखा होता है किसी भी गलती की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ना प्रकाशक की ना विक्रेता की, ठीक है। प्रत्यय के भेद ही 3 होते हैं, 2 भेद होते हैं 10th लेवल पर, और 10th लेवल पे कोई एग्जाम आप दे नहीं रहे हो, सारे के सारे एग्जाम आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हो। चलो जी, अच्छा ले लिए तो अच्छी बात है, ओके थैंक यू, ठीक है। संधि का PDF आपके नोट्स में है, ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐप पे कोई दिक्कत नहीं अमन, ठीक है। कंटिन्यू क्लास चलती है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है पहले ये बताओ। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब पे 6 से 7 बजे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। शाम को 6 से 7 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब पे 60 क्वेश्चन 60 मिनट में मैं रोज़ कराता हूँ। कल वर्णमाला के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय वहाँ करा चुके हैं, वो वीडियो आप जैसे हिंदी बाई अरुण सर आप डालोगे यूट्यूब पे, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वहाँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें मैंने 30 क्वेश्चन कराए, 30 क्वेश्चन उपसर्ग के, 30 क्वेश्चन प्रत्यय के कराए हैं। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, उन 60 क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस करो। साथ के साथ जो आपको मैंने PDF दिया, नोट्स वाला फोल्डर खोलोगे,
ठीक है, जाके हिंदी की कैटेगरी, तो उसमें आप अपने ये हिंदी के जो है ना उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित आपको पीडीएफ मिलेगी, एक नहीं है कहीं पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। प्लस क्या है, कल मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा और उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूँ टॉपिक वाइज। ये सब क्या थे, ये जो आपको प्रैक्टिस ही तो करा रहे थे, जिसने ये समझ लिया, आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ गए भाई हमारे, जिसने ये समझ लिया उसको क्या जरूरत है भाई प्रत्यय की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, ये सारे के सारे इतने एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और वो उसके बावजूद भी दिए, और फिर भी कह रहे हैं कल और एग्जाम्पल देंगे, इसमें से आपको आपसे खुद पहचानवाएंगे कि उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, चलो जी। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी जो करेंगे वो कल करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ध्यान रखना है, रटना नहीं। आपके साथ समस्या यही है, किसी टॉपिक के बारे में आपने पहले से कुछ जान लिया और आपने क्या किया, फिर उसका दायरा बना देते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं है। आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको सीखने को मिली, तो इसमें कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे कहने से यूट्यूब पे वे पड़ी हुई है, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय की, वहाँ से एक बार प्रैक्टिस करोगे और कल फिर जब हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस का आंसर देने में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल लेते हैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, और फिर उपसर्ग प्रत्यय हमारा हो गया, संधि समास हो गया, फिर देखेंगे कि नया टॉपिक हमें और कल क्या पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो टॉपिक है हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो कल एक बार मैं भी देखूंगा कौन कौन सी पीडीएफ आपके इसमें है, कौन कौन सी पीडीएफ और देनी है। ठीक है, और आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, लॉजिकली पढ़ते रहो, सीखते रहो और किसी भी तरह सिलेक्शन ले लो आप 2021 में। धन्यवाद दोस्तों।